आने वाली है। बताइए, आवाज आ गई? देखिए अपना, आवाज नहीं आ रही, सभी कह रहे हैं आवाज आएगी। देखिए, तो जो हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति, ठीक है। जो हमारा टॉपिक चल रहा था, टॉपिक डाले हैं उपराष्ट्रपति। जो हमने कल अनुच्छेद पढ़े थे, उन्हीं से आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हमने कल अनुच्छेद 63 से लेकर के और अनुच्छेद 65 तक बातें कर चुकी थी। तो आप जो नए बच्चे हों तो पुरानी वीडियो देखें, पिछला वीडियो, उसमें 63, 64 और 65 के बारे में सुषमा जी, ठीक है, जगीना जी नमस्ते, तो उसमें आप दे सकते हैं। और कल आप तैयार रहना ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के लिए। पॉलिटिकल के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश जी की तरफ से, गोवर्धन सिंह जी, पुष्पेन जी, सुषमा जी, सरता जी, पंकज जी, विजय जी, पुष्पेन जी, शैलेन जी। तो कल आप तैयार रहना, आज आपका उपराष्ट्रपति पूरा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 63 में के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च दूसरा पद माना जाएगा। फिर मैंने आपको 64 में बताया था कि पदेन जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। उसके मैंने आपको महत्वपूर्ण कार्य बताए थे। अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएगा, मत नहीं देगा लेकिन निर्णायक मत देगा, और राष्ट्रपति के त्यागपत्र की तुरंत सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ये मैंने आपको बताया। 65 ने बताया राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन करेगा कितने समय के लिए? 6 माह तक। ये मैंने आपको कल पिछले वीडियो में पूरी व्याख्या बता दी है, ठीक है। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। भाग एक आपका, एक तो उपराष्ट्रपति का परिचय आ गया, एक उपराष्ट्रपति का आपका भाग फर्स्ट आ गया, ये भाग सेकंड है, अनुच्छेदों का सेकंड। अब हम अनुच्छेद बात करते हैं 66 की ओर, ठीक है। तो अनुच्छेद 66 से पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 66 में क्या लिखा हुआ है ये आपको पढ़ना है, तो अपनी नोटबुक में डाल लें। अनुच्छेद 66 के हम यहां से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 66 और क्या पढ़ रहे हैं? उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। हाँ, लायक आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें। मेरा धर्म मैं अभी बताया था, हिस्ट्री पढ़ाया, मेरा धर्म मेरा कर्म पढ़ाना है। आपको पसंद आए तो लाइक करें, कोई आप पे दबाव नहीं। मेरे मित्रों देखिए 66 में क्या है, तो 66 में आप ध्यान रखना, आपके 4 टॉपिक याद रखना। 4 टॉपिक हैं। नंबर 1, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया। एक तो ये पढ़ना है, अर्थात आपकी जो मेन टॉपिक है 4, निर्वाचन की प्रक्रिया भी उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 66 में लिखी हुई है। एक तो ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है निर्वाचन की पद्धति या विधि। निर्वाचन की पद्धति कह लो, विधि कह लो या रीति कह लो, ये पढ़ना है 66 के तहत ही। 66(3) में क्या है? 66(3) में कि निर्वाचन का जो उम्मीदवार होता है उसकी योग्यताएं, फिर है आवश्यक शर्तें। पद की आवश्यक शर्तें होती हैं, वो पढ़ना है। कहने का मतलब है उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसमें ये पढ़ने वाले हैं। बहुत प्रश्न में पूछा जाता है इसकी कौन सी पद्धति है, उस पद्धति का नाम बताइए।
न्यूनतम उम्र कितनी होती है, ऐसे करके योग्यताएं बतानी है, और अनुमोदक प्रस्तावक कितने, क्या आपको यहाँ। तो ये आपके ये चारों टॉपिक हैं वो अनुच्छेद 66 में है। अनुच्छेद 66(1), अनुच्छेद 66(2), अनुच्छेद 66(3), अनुच्छेद 66 ऐसे हैं। तो हम पहला टॉपिक आपको पढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। इसी टॉपिक को हम विस्तार से पढ़ेंगे, डालने वाले टॉपिक। अब तो हम पढ़ रहे हैं पहले जो आपका अनुच्छेद है 66, और इसमें क्या पढ़ेंगे, निर्वाचन की, कहने का मतलब है बात करने जा रहे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। हाँ, पुराने लोग नोट्स खोलकर बैठे हैं, रिवीजन होगा अपना। सही बात है नागेश जी, बहुत बढ़िया। पुराने विद्यार्थी अपनी नोट जो भी हैं और बैठे हैं, और उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें आप लिखें। जी नमस्कार। तो अब मैं बात करना जाने जो आपकी बात करने वाले हैं वो चुनाव की बात करने, कैसे जीतता। तो राष्ट्रपति का जैसे चुनाव होता है लगभग, पूरा तो नहीं, लगभग उस राष्ट्रपति। अब कहते हैं अनुच्छेद 66(1) कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। बात याद रखनी, राष्ट्रपति की तरह रूप से, अर्थात इसके लिए हम कह सकते हैं परोक्ष विधि। अब परोक्ष विधि अप्रत्यक्ष क्या है। अनुच्छेद 66(1) कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है जनता सीधे भाग नहीं लेती, जनता के चुने गए प्रतिनिधि भाग लेंगे, जनता इसमें भाग, मुझे तो याद है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष का मतलब है जनता इसमें भाग नहीं लेती, जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। एक बात, अप्रत्यक्ष भाग लेता है जिसके चुनाव में कौन हम भाग लेते हैं। अब जनता भाग नहीं ले रही, जनता के प्रतिनिधि, उनको क्या कहा गया है, अर्थात निर्वाचन मंडल, उनको हमने निर्वाचन मंडल का, ध्यान से सुने। अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है जिसके चुनाव में एक निर्वाचन मंडल भाग लेता। निर्वाचन मंडल में अभी बता रहा था, जनता के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि, अर्थात जनता ने चुनाव के द्वारा जो प्रतिनिधि भेजे थे उन्हें हम एक निर्वाचन मंडल कहते हैं, जो उपराष्ट्रपति चुनाव। अब ये निर्वाचन मंडल कौन, अब निर्वाचन मंडल कौन है, आ जाइए बात करते हैं। केवल संसद, जनता ने जो संसद में अपने जनता के जो प्रतिनिधि हैं संसद में भेजे हैं, तो केवल संसद के और संसद के सभी सदस्य, ये ऑप्शन में आता है आपको पेपर में, सब सीधा ये आपका प्रश्न आएगा, उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेते, ये ऑप्शन मिलेगा आपको। केवल संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अब संसद के, ध्यान से देखें, संसद के सभी सदस्य का मतलब सदस्य कितने प्रकार के होते हैं, सदस्य 2 प्रकार के होते हैं, निर्वाचित और, ठीक है पंकज जी, गुड़िया जी। तो संसद कितने प्रकार के, सोना मत, सब चाय पी के आए होंगे, मुझे मालूम है, रख के मैं तो सो के आया हूं, अभी 5 मिनट सो लिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखना, इधर ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने वाला हूं जो आप गलती करते हो पेपर में, ध्यान रखना। संसद के सभी सदस्य, देखो राष्ट्रपति के चुनाव में
अप्रत्यक्ष है, समान है। राष्ट्रपति के समान ही निर्वाचन मंडल भाग ले रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में अलग सदस्य थे, इसमें भी तो अलग है। जैसे इसमें केवल संसद, मैंने आपको सब केवल लिख दिया है, अर्थात इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, संसद के सदस्य, ठीक है, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन इसमें केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं। अब संसद के सदस्य अर्थात सांसद की बात कर रहे हैं, सीधी बात है, इसकी बात कर रहे हैं, सांसद की बात कर रहे हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं, ठीक है, सांसद। अब सांसद भी कई प्रकार के, सदस्य भी दो प्रकार के, कौन कौन से? एक तो होते हैं आपके जैसे संसद के सभी सदस्य, का मतलब है लोकसभा की भी बात हो रही है और राज्यसभा की भी बात हो रही है। राज्यसभा के अर्थात संसद के दोनों सदन आ गए, तो संसद आ गया, इसका मतलब है लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहा है। और इनमें कितने तरह के सदस्य होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं मनोनीत, जो वर्तमान में लोकसभा में से हटा दिए गए हैं, मोदी सरकार ने हटा दिया गया है, लेकिन मनोनीत ऐसे ही आपको राज्यसभा में होते हैं। और एक होते हैं निर्वाचित, जो जनता ने इन्हें चुन करके भेजा है। ये सदस्य, ये सभी सदस्य। लेकिन आपने देखा होगा जब हमने राष्ट्रपति पढ़ाया था, तो राष्ट्रपति में ये तो भाग लेते हैं निर्वाचित, लेकिन मनोनीत भाग नहीं लेते। लेकिन यहाँ मनोनीत और निर्वाचित सभी सदस्य भाग ले रहे हैं। सभी का मतलब है इनकी बात की जा रही है, राज्यसभा के सभी, दोनों मनोनीत भी भाग ले रहे हैं और निर्वाचित भी भाग ले रहे हैं। राज्यसभा के मनोनीत भी भाग ले रहे हैं और निर्वाचित भी भाग ले रहे हैं। कहने का मतलब, दोबारा सुने, अनुच्छेद क्या कह रहा है। अब अनुच्छेद की दोबारा व्याख्या बता रहा हूं। अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें केवल संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी मनोनीत और निर्वाचित सदस्य भाग लेते। ये इसकी व्याख्या है। नहीं तो ये उपराष्ट्रपति है, हाँ, लोकसभा 543, ठीक है, 245 आप वर्तमान में सही है। आपने सही बताया, एक बहुत बढ़िया जीके का क्वेश्चन करंट का बताया। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, 545 मत करे आना। वर्तमान में आपको पूछे है कि लोकसभा में मनोनीत सदस्यों को हटा दिया गया, मोदी सरकार ने मनोनीत सदस्यों को हटा दिया गया है। अब केवल निर्वाचित सदस्य रह गए हैं, अर्थात केवल कितने रह गए हैं? 540 रह गए, 535 नहीं। दोनों आरक्षण रद्द कर दिया। आंग्ल इंडियन सदस्य हैं, उनको उठा दिया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा, शायद पुलिस या पटवारी में ये जाए। वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में लोकसभा में 545 भी आएगा, लेकिन आपको आंसर 543 करना है। करंट का प्रश्न क्यों कर दिया? आरक्षण को रद्द कर दिया। एंग्लो इंडियन के जो मनोनीत सदस्य थे उनको हटा दिया। SC/ST के जो आपको आरक्षण, उनको तो बरकरार रखा है, लेकिन आंग्ल भारतीय सदस्यों की संख्या ये 2 थी, उनको मोदी सरकार ने। आगे जी, बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, ध्यान रहे। तो आपको वर्तमान में कितने लोकसभा के सदस्य हैं? 543 हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? तो आपको ये हो गया। चलो आगे बात करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। तो आप ध्यान रखना, राष्ट्रपति का जो चुनाव है प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे हमारे यहाँ उप सरपंच का अप्रत्यक्ष होता है, सरपंच का प्रत्यक्ष होता है। सरपंच के चुनाव में हम भाग लेते हैं, लेकिन उप सरपंच के चुनाव में हम भाग नहीं लेते हैं। ऐसी जनता इसके चुनाव में डायरेक्ट भाग नहीं लेती, हमारे प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अर्थात उस प्रतिनिधियों को एक निर्वाचन मंडल कहते हैं, जो कौन है? संसद के प्रतिनिधि हैं। सभी मनोनीत हो या निर्वाचित, वो सभी इसमें भाग। अब बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन आपने शायद नहीं पढ़ा हो। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि उपराष्ट्रपति का मतदान केंद्र कहाँ हो?
राष्ट्रपति का मतदान केंद्र कहाँ होता है बताएगा? राष्ट्रपति का मतदान अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव जैसे तुम्हारे चुनाव होते हैं, एमएलए एमपी सरपंच के चुनाव होते हैं, अपने गांव में होते हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र में होते हैं, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र का मतदान केंद्र जो आपके सांसद वोट देने जाते हैं वो कहाँ वोट देते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। पहले उपराष्ट्रपति बताएं, फिर मैं राष्ट्रपति पूछ। सर देखें, सर एक बार आवाज सही करवाओ, थोड़ी कम और कट कट आ रही है, आ जाएगी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं उपराष्ट्रपति का मतदान केंद्र कहाँ होता है, अर्थात सांसद अपना वोट कहाँ डालते हैं। नंबर 1 राजधानी दिल्ली, नंबर 2 प्रत्येक राज्यों की राजधानियों में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया, पार्लियामेंट, केवल पार्लियामेंट अर्थात आपको स्थान देगा राज्यों की राजधानी, केवल देश की राजधानी या दोनों या किसी भी क्षेत्र में, तो आपको ध्यान रखना आपको पार्लियामेंट अर्थात इनका जो मतदान केंद्र होगा वह संसद होगा, पार्लियामेंट होगी संसद के अंदर। इसके उपराष्ट्रपति, अब बताओ तो राष्ट्रपति की चलते हैं, बताइए राष्ट्रपति के वोट कहाँ डलते हैं, ये आपने उपराष्ट्रपति का बता दिया। अब कोई पूछ ले कि राष्ट्रपति के वोट कहाँ डलते हैं, बताइए कौन बताएगा? मैं रुक रहा हूं, 5 सेकंड आपको समय दे रहा हूं। राष्ट्रपति के वोट अर्थात राष्ट्रपति का मतदान केंद्र कहाँ? क्या पूछा मैंने? राष्ट्रपति का आंसर दें, मतदान केंद्र। आप जानते हैं एमएलए एमपी भाग लेते हैं, तो कहाँ होगा इसका मतदान केंद्र कहाँ होगा? चलो इसका तो दिल्ली हो गया, संसद हो गया। अब राष्ट्रपति का वोट कहाँ डालेंगे? संसद में। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सामान्य जीके का है कि राष्ट्रपति के चुनाव की वोट कहाँ डलती हैं, तो एमएलए एमपी वोट देने जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? पिंकी जी संसद में जाते हैं। और बताइए, संसद भवन में जाते हैं, संसद में जाते हैं, बहुत बढ़िया। चलो कुछ तो आपका ज्ञान काम आया। मेरे मित्रों ध्यान रखना, इसका मतदान केंद्र 2, एक नहीं, एक तो आप जो बता रहे हो दिल्ली संसद जिसे कहते हैं, एक तो लिख लेना दिल्ली में वोट डलती है। दिल्ली में वोट कौन डालने जाता है? सांसद होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के से भाग, अर्थात संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य अर्थात सांसद दिल्ली जाते हैं वोट डालने। भरतपुर का सांसद होगा दिल्ली जाएगा, लेकिन भरतपुर का जो एमएलए होगा वो दिल्ली नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? एमएलए भाग लेते हैं, वह जाएगा आपका अपनी राजधानी, तो राज्य की राजधानी, राज्य की राजधानी अर्थात राज्य की राजधानी में क्या होती है? राज्यों की विधायिका होती है अर्थात विधानमंडल के एक सदनात्मक अर्थात विधानसभा। तो विधानमंडल का मतलब है ये सब कहाँ जाएंगे? और विधानमंडल के निम्न सदन में विधानसभा कहाँ डालेगी? जयपुर में। भरतपुर का एमएलए तो जाएगा दिल्ली जयपुर, और भरतपुर का सांसद जाएगा आगे समझ में। तो इसका उपराष्ट्रपति का मतदान केंद्र दिल्ली होता है, जबकि राष्ट्रपति का दिल्ली संसद और प्रत्येक राज्यों की राजधानी में विधानसभा में एमएलए वोट यहां डालेंगे जयपुर में, ठीक है, अपने अपने राज्यों की में। ठीक है मेरे बेटा, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें 66 वाले का। ऐसे ही आपको लिखना है। सरता जी कुछ नया आया? कुछ तो ना आपको बढ़ाएंगे।
आपको जीके का क्वेश्चन बढ़ाएंगे इसमें। अब देखिए आगे, 3 चीज हो गई। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो हमारा मूल संविधान था। एक और नई चीज मैं आपको बताता हूं, जो आपको 10th क्लास में लिख रखी है। यदि वो 10th क्लास में बच्चे पढ़ रहे होंगे तो वहां आपको कुछ गलती कर सकते हैं, वो भी क्लियर कर देते। तो हमारे एक नोट लिख लेना नीचे, जो मूल संविधान था, अर्थात यह संविधान बना था मूल संविधान। तो मूल संविधान में एक बात, एक उपबंध, एक प्रावधान लिखा हुआ था कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो संसद में, भाई संसद में वोट डालेंगे, तो संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। क्या बुलाई जाएगी? संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। जो ना आगे पीछे वोट डाल में एक संग आ जाओ, जैसे आज का निमंत्रण देने ना 7 से 9 को भोजन है साहब, बातें बाद मत आइयो, बातें पहले मत आइयो, भोजन करवे फिक्स टाइम पे। अर्थात संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा मूल संविधान के अनुसार। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो मूल संविधान में लिखा हुआ है, लिखा हुआ था कि संसद का संवेद संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और वहीं होंगी वोट। सब जने इकट्ठे जाओ, वोट डालो, सब सांसदों को संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन अब इसको रद्द कर दिया गया, इसको अब हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया? क्योंकि 1952 में जब उपराष्ट्रपति चुनाव हुए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, निर्विरोध हुआ, कोई आवश्यकता ना पड़ी, कोई ने दूसरे ने पर्चा भरो ही ना हो। फिर दोबारा चुनाव खड़े हुए, दोबारा भी कोई प्रतिद्वंदी नहीं आया, तो निर्विरोध दो बार खड़े हो गए, दो बार बन गए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसलिए संसद ने चाहा कि यार वैसी परेशान हो, संयुक्त बैठक को बुलावी का वादा अपने अपने काम ने करो भैया, ऐसा करो जा हटाई दो। और इस प्रकार राहुल जी ध्यान रखना, और एक संविधान संशोधन किया 11वां संविधान संशोधन 1900। दो चुनाव हो गए यार, फिर चुनाव आएगा, फिर दिक्कत होगी, इससे बढ़िया हटाई दो। और 11वें संविधान संशोधन 1961 के तहत और इसे हटाया गया, इस प्रावधान को हटा दिया, संयुक्त बैठक के प्रावधान को हटा दिया। ये अनिवार्यता थी, मूल संविधान में लिखा हुआ था जब उपराष्ट्रपति चुनाव होगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और उसी में सब अपने अपने वोट डालेंगे। लेकिन इसे 1961 में 11वें संविधान संशोधन हटा दिया गया। अब ये प्रावधान अनिवार्य नहीं है। आपको 4 कथन बनेंगे इसमें, इसलिए बता रहा हूं। मनोज जी, आपको नागेश जी, राहुल जी ध्यान से सुने, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि किताबों में क्या है, पुराने एडिशन को छाप देते हैं, पुरानी किताब के मैटर को छाप देते हैं, अब ध्यान नहीं करते। लपा जब पढ़ता फटाफट, गवर्नमेंट क्या करती, किताबें छापती है लेकिन उसमें संशोधन नहीं करती, उसमें संशोधन करती है, ये गलत है। आपको जैसे क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन बना पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन। अब एक क्वेश्चन पूछा, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी इनमें से कौन सा कथन, इनमें से कौन सा कथन गलत है? अब ये क्वेश्चन पूछा। अब नंबर 1, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सही। प्रत्यक्ष भी कर दे तो गलत हो जाएगा, अप्रत्यक्ष सही है, नंबर 1। नंबर 2, इसके चुनाव में एक निर्वाचन मंडल भाग लेता है। नंबर 3, इसके चुनाव में केवल संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ये भी सही है। नंबर 4 कर दिया, इसके निर्वाचन के समय संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती, अब नहीं जाती। 10वीं किताब में लिख रखा है, 10वीं किताब ही मैंने, क्योंकि उसमें पुराना क्या करते हैं, जो लेखक होते हैं पुरानी किताबें उठाते हैं, 1952-53 में जो चलती थी श्रीवास्तव साहब की, आपकी जो पुराना पब्लिकेशन है उस निकाल देते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है, फिर रिट की रिट लगती है, ये हटा दी
उसमें 10वीं किताब में ये लाइन तो दे दी, पर लेकिन ये लाइन उसमें, ये लाइन आर सर ने अब ये रखी, गलत लाइन आएगी। संयुक्त बैठक नहीं आई जाती। क्लियर? ये मैंने आपको सिद्ध कर दिया, आपकी ये तीनों लाइनें सही हैं, इस समय ये लाइन गलत है। हाँ, मूल संविधान में था, लेकिन वर्तमान में अब आया, वर्तमान में उपराष्ट्रपति चुनाव के समय संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ये लाइन गलत मानी जाएगी। आ गया समझ में? नागेश जी, लक्ष्मण जी, खुशवंत जी, मनोज जी, राहुल जी, मजा आया या नहीं आया? कुछ ना कुछ तो मिला। कुछ हमारी जो गलत लाइन लिख रखी हूँ एनसीईआरटी की, वो भी मैंने आपको बता दी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका 66। अब बात करते हैं 66 में निर्वाचन की प्रक्रिया। अब बात करते हैं निर्वाचन की। क्या जाओ देखें अपनी कॉपी में, अनुच्छेद अनुच्छेद 66 और 66 दो लिख लें। अब इसमें क्या है? इसमें है निर्वाचन कह लो, रीति कह लो, पद्धति कह लो। विधि, रीति, पद्धति, ध्यान रखना, विधि, रीति, पद्धति मैंने आपको राष्ट्रपति में समझा रखी है। राष्ट्रपति में, हाँ बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर जी, खुशवंत सिंह जी, ऐसे मजा आना चाहिए आर सर की क्लास में। ठीक है, निर्वाचन की विधि कहाँ है? निर्वाचन की विधि 66(2) में दे रखी है। 66(1) में निर्वाचन की प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब है चुनाव में भाग कौन कौन ले रहा है, और विधि का मतलब वोट अब डलेंगी, गिनती कैसी होगी, गिनती कैसी होगी, वोटों की गिनती कैसी होगी। अब देखिए ये 66 में लिखा हुआ है, बिल्कुल राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि की सेम के सेम, बिल्कुल राष्ट्रपति के समान निर्वाचन की विधि। तो मैंने आपको बताया था, कोई बताएगा विद्यार्थी निर्वाचन की विधि क्या थी? उसमें 3 शब्द विशेष करके आए थे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा गुप्त मतदान। ये 3 याद रख ले, सेम राष्ट्रपति के जैसी, बिल्कुल राष्ट्रपति के समान मेरे मित्रों। बहुत बढ़िया। तनु जी पहले एकल लिख दो, या आनुपातिक पीछे आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन एक बहुत ही जादू, मेरे हाथों में जादू और तुम्हारे हाथों में भी जादू पहुंच क्वेश्चन, और आपको क्लियर कि आजकल के एग्जामिनर बहुत चालाक एगो है। बात है पहले पर मैं कैसे पूछूंगा, पहले तो आप सुने। तनु जी, निर्वाचन विधि याद हो गई, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति गुप्त मतदान से। खुले मतदान नहीं, या गड़बड़ी कर सकते हैं आपको। जब भी सत्य असत्य कथन पूछते हैं, यहाँ खुला मतदान कर सकते हैं, खुला नहीं है। तब आते हैं गुप्त, में नीचे से समझाऊं आपको। आपने वोट दी होंगी सरपंच साहब को, और हमारे मास्टर जी हमें स्याही लगा में वोट लिस्ट देखें, एक के कोने पहुंच जाए, हाँ एक चुपचाप क्या हो कार्टून लगा होगा, हाँ और कोई नहीं जाता, केवल आप जाओगे, वो अर्थात मेरी नहीं देख ले मैंने कौन गुडारी है, चुपचाप जाओगे, कार्टून लगा होगा, डालोगे, वो गुप्त होता है। ऐसे यहाँ का वोट किसी खाली किसी को दिखा के नहीं डालेगा, जो सब मैं तो जागू दिखा के आया हूँ, और सरपंच समय और ऐसो के यहाँ में कि लाला मैं तो बागू देखा वही जूत पर भी लग जाए, बात है पर नहीं। ये ध्यान रखना नागेश जी, मेरा गलत हो गया, क्या गलत हो गया? चिंता मत करो, तुम्हारे शब्दों में वो जादू है, तुम्हारी और चला आता हूँ जी। बहुत बढ़िया। तो मैं क्या कहा, गुप्त मतदान उसी को कहते हैं, वोट डाली जाती है, डालिए काट लगा होता है। जैसे आपको हमारे सरपंच साहब को एमएलए जी को वोट डालें, वो गुप्त, आपने भी गुप्त किया है। आगे बात करते हैं। अब एकल संक्रमणीय क्या है? एकल संक्रमणीय का मतलब है
जब आपने वोट डाली थी तो आपकी वोट एक ही अंक गिनी गई, अर्थात आपका एक वोट एक ही है, एक अंक, अर्थात संख्या गिनते हैं 50-50 की गड्डी बनाते हैं गिनते समय राष्ट्र। ठीक है, जैसे आपका चुनाव होता है किसी सरपंच का, एमएलए का, 50-50 की वोट डलती, जो आजकल तो मशीन आ गई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जैसे, तो एक आपकी एक वोट एक अंक है। लेकिन और आपने क्या किया, जब वोट डाली थी और उसमें अनेक सरपंच साहब, अधिक एमएलए की, मतलब कौन को दें, कमल को दें के, कांग्रेस को दें के, या को दें को, हाथी वारे को दें के, हेडपंप वारे को दूं, तो आपने एक डाली होगी, आपने एक को डाली होगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक एक करके सबको डाली जाएगी, रैंक दी जाएगी। एकल का मतलब है यदि 5 उम्मीदवार हैं, यदि आपने देखा होगा सरपंच में या एमएलए में, यदि 5 उम्मीदवार हैं तो आप एक डाल के आते हो, ठीक है, केवल एक को डालोगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में सभी को रैंक देनी पड़ती है, अर्थात सब इनके आगे बटन दबानी पड़ती है। कल एक एक करके सबको बटन दबानी है। लेकिन एक नंबर हम किसको देंगे, जो हमारा चर्चित हो, यार जी मन करके जाना कि जीतना चाहिए। इसका मतलब है जैसे एक नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। अब मैंने कहा यार मुँह को तो भाई मेरे तो यार जीतना चाहिए, तो नंबर 1 में दिया जाकू रैंक है गई। अब दूसरा मेरा बर्ता पसंद का कौन है, ये है, फिर मेरा ये है, लास्ट में ऐसे करके मैं सबको एक एक करके, तो मेरी पहली बटन होगी वही मेरा जीता उम्मीदवार गिना जाएगा, पहली पहली रैंक के भाई क्रम। अरे एक एक करके सबको वोट, सबके आगे बटन दबाई। लेकिन हमारे सरपंच साहब के में, एमएलए साहब के में ऐसा नहीं होता, अंतर है। अब यहाँ क्या होता है, अनुपात, अर्थात आपकी जैसे एक वोट है तो एक वोट को एक नंबर, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, एक वोट का एक नंबर नहीं होता, एक वोट का एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है मेरे बेटो बताओ। अर्थात एक सांसद, भरतपुर को एक सांसद हमारी बोली जी, ठीक है, भरतपुर के सांसद ही वोट डालने गए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। अब भरतपुर की एक सांसद वोट डालने गया, एक सांसद का मत मूल्य है 708, अर्थात 708 उसके एक। जबकि हम सरपंच के वोट डालते तो हम सरपंच के वोट में मैं गया और मैंने एक वोट डाला तो मेरा एक था। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है, अर्थात मत मूल्य फिक्स होता है, अनुपात होता है। तो देश के प्रत्येक सांसद का मत मूल्य 708 होता है, ये इनका अनुपात होता है। तो इनका अनुपात फिक्स होता है, वो जाती है, इसी को कहते हैं आनुपातिक की एकल संख्यणीय गुप्त मतदान द्वारा होता है। यह है अनुच्छेद 794 बेटा 708। देश के प्रत्येक सांसद का मत मूल्य कितना होता है, 708 होता है। मुझे आशा है ये आपको आ गया होगा, दोबारा सुने। गुप्त का मतलब है किसी को बताएंगे हमने वोट किसको डाली, इसका मतलब है जितने उम्मीदवार हैं सबको एक एक करके हम वरीयता देंगे, रैंक देंगे, सभी को वोट डालेंगे। इसका मतलब है कि हमारे जो अंक हैं, एक सांसद का अंक 708 गिना जाएगा, ठीक है। तो मेरे मित्रों, तो ध्यान रखना ये बात, तो आपको ध्यान रखनी, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। ऐसे करके आप ध्यान रखें इन बातों को, तो ये हो गया अनुच्छेद 66। क्लियर हो गया? हाँ, आवाज प्रॉब्लम आ रही है आज? ठीक है, चलो देखते हैं कुछ ना कुछ आगे बात करते हैं। अब आपका जो हो गई निर्वाचन की विधि हो गई, अब बात करते हैं योग्यताएं। योग्यताओं का मतलब, योग्यताओं का मतलब है उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो उम्मीदवार होता है, ठीक है, सेल चार्ज कर लो, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आ रही है। अर्थात यदि आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसमें उम्मीदवार के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं। अब आप योग्यताएं लिखें,
टॉपिक डाले हैं योग्यताएं, योग्यताएं, और ये भी 66 तो आपका अनुच्छेद 66 और भाग इसकी योग्यताएं उपराष्ट्रपति की, अर्थात आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल राष्ट्रपति के समान याद कर लो। जैसा राष्ट्रपति था तो राष्ट्रपति बड़े भैया की न्यूनतम उम्र कितनी थी? 35। 35 है। बड़ो भैया छोटो भैया की 35। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों की कितनी है? 35 से चौथो भैया कोई ना। ठीक है, हाँ, सरकारी पद पे ना हो, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य ना हो, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कहने का मतलब है कि राज्यसभा सदस्य की मतलब है बनने की योग्यता रखता हो। इसका मतलब है जो राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं होती हैं लगभग उसके समान चाहिए। ये आपको याद रखनी। यहां गलती करेगा, यहां गलती करेगा, यहां गलती करेगा तो आपको ध्यान रखना है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो, यहां गलती करेगा तो ध्यान रखना, राज्यसभा जो सभापति होता है वो राज्यसभा सदस्य। बाकी आपके आगे की जो तीसरी, चौथी और 5वीं और जो छठी योग्यता है कुल अन्यों की तरह। नंबर 1, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक एक तो है। इसका मतलब क्या है? अब रट जाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता जब हम थोड़ी पूछते हैं, जब चक्कर खा जाते हैं। अब इसका मतलब मैंने एक एक व्याख्या समझ। अब इसका मतलब ये नहीं है विदेशी नहीं हो, विदेशी व्यक्ति हमारे भारत का उपराष्ट्रपति है, लेकिन उस विदेशी को भारत की, यदि कोई विदेशी भारत की नागरिकता ले लेता है तो वह चुनाव लड़ सकता है। इसका मतलब है वह भारत का नागरिक हो, अर्थात भारत की नागरिकता, ये विदेशी नहीं, नहीं, केवल विदेशी वो साहब हमने रखा, वो भारत नागरिक नो, ये वो है भारत का नागरिक हो। नागरिक का मतलब भारत की नागरिकता ले। नंबर 3, ये तो आपकी दो कॉमन है, ये तो आपको याद करने, ये बिल्कुल कॉमन है। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, बाढ़पंच हो, ये सब बराबर है, कोई भी हो। ये बार बार नहीं बताऊंगा, केवल यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। ये सभी के लिए, सरपंच से, बाढ़पंच से लेकर के और राष्ट्रपति तक ये चारों आती हैं। नंबर 2, कोई लाभ के पद पर ना हो, कोई लाभ के पद पर ना हो का मतलब सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट, राजनेता, राज्यसभा, राज्यपाल, एमएलए, एमपी, ये गवर्नमेंट। सरकारी स्थायी नौकरी की बात हो रही है यहाँ, स्थायी नौकरी नहीं होनी चाहिए। अर्थात राज्यपाल हो, एमएलए हो, एमपी हो, सरपंच, बाढ़पंच, कोई, लेकिन स्थायी नौकरी का मतलब है रिटायरमेंट उम्र, तो परमानेंट उम्र, ठीक है। परमानेंट जैसे मास्टर हुए हैं, जाके तुम तैयारी कर रहे हैं, वो आज सरपंच है कल स्थायी है। स्थायी नौकरी नहीं होनी चाहिए, अर्थात कोई लाभकारी पद पे ना हो। एमएलए हो सकता है, एमपी हो सकता है, सरपंच, सरपंच हो सकता है, लेकिन उससे। नंबर 5, मानसिक रूप से पागल ना हो। पागलों का काम भाई, मानसिक रूप से क्या ना हो? पागल ना। सर्टिफिकेट में क्या है? ये पागल है का फॉर्म नहीं भर सकता। दूसरा, आर्थिक रूप से, अर्थात पैसा, आर्थिक रूप से क्या ना हो?
आर्थिक रूप से दिवालिया ना हो, अर्थात उस पे कोई घोटाला, आजकल तो बहुत, लेकिन ध्यान रखना इसमें घोटाला का शब्द नहीं है, इसमें आर्थिक रूप से कोई दिवालिया ना हो। पैसे पूछे जाते हैं, रकम पूछी जाती है, आपकी कितना आय है, क्या है, कहाँ से है, तो कोई उस पर ऐसा दाग ना हो, उसमें बाद में छानी जाती है। ठीक है, सर माइक को क्लोज लाओ, बेटा साफ आवाज नहीं आएगी, आए कोई दिक्कत होगी कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ठीक है ध्यान रखें। अब देखिए आगे, तो ये तो हो गई आपकी, क्या हो गई, ये हो गई योग्यताएं। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो इसकी। ठीक है, अब लिखें 66 3 हो गया, अब आ जाओ 66 4 में देखें, और इसमें है आवश्यक शर्तें। आवश्यक योग्यताओं को बिल्कुल मत भूल जाना है, उम्र पूछी जाती है, न्यूनतम उम्र पूछी जाती है, 100% प्रश्न आता है। और आवश्यक शर्तें, अनुच्छेद कौन सा आएगा, वही 66 चल रहा है, और 66 कौन सा पार्ट आएगा, चौथा पार्ट आएगा। तो अनुच्छेद 66 4 में, अनुच्छेद 66 4 में आवाज कट रही है। अब बेटा ये तो इंस्ट्रूमेंट है, बिजली का सामान है, समझो मान लो, अब है सके, पर कोई बात नहीं, आप तो पढ़े फिर देखते हैं। अब आपको शर्तें क्या हैं, नंबर पहली शर्त क्या है, प्रस्तावक। प्रस्तावक कितने होने चाहिए। दूसरा, अनुमोदक कितने होने चाहिए। ठीक है, तीसरा, कितनी फीस जमानत राशि होनी चाहिए। ये फिर है प्रचार का समय कितना दिया जाएगा। ठीक है, प्रचार की अवधि, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अपना फॉर्म किसके सामने भरेगा, नामांकन पत्र, अर्थात जिसे कहते हैं पर्चा, इसके सामने भरेगा। तो कहने का मतलब है, जब ये वोट डालेगा, सॉरी पर्चा भरेगा, तो उस पर्चे पर कितने समर्थक होने चाहिए, अर्थात गवाह जिसे कहते हैं मेरे बेटा, क्या कहते हैं, सहदेव कुंतल जी नमस्ते, कितने, आवाज सही तो है, हाँ जी हो रही है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा ठीक है करें। अनुमोदक प्रस्तावक कितने होने चाहिए, तो बेटा बताओ, किसी को याद हो, कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदक, तो 20 तो प्रस्तावक, 20 ही अनुमोदक। और राष्ट्रपति में कितने थे, 50 थे। इसमें कितने हैं, 20 हैं। अब ये क्या होते हैं, प्रस्तावक अनुमोदक। प्रस्तावक का मतलब है समर्थन करने वाले होते हैं, और ये 2 तरह के गवाह होते हैं, और ये कहाँ से आते हैं, जो निर्वाचन मंडल होता है, अर्थात जिसको जो वोट डालते हैं उन्हीं में से गवाह होने चाहिए, उन्हीं में से गवाह होने चाहिए। तो उन्हीं में से जो वोट डालें उनमें से गवाह के रूप में 2 तरह के गवाह, पहले प्रकार के गवाह प्रस्तावक होते हैं, और दूसरे प्रकार के गवाह अनुमोदक होते हैं, 20 होती है, और राष्ट्रपति की 50 राष्ट्रपति के समान ही गवाह कितने होते हैं, ठीक है 50 होते हैं, लेकिन यहाँ 20 हैं, और जमानत राशि बिल्कुल उसी के बराबर 15,000 रुपये। इसकी जमानत राशि कहाँ जमा की जाएगी, आरबीआई। इस बार है ना फीस, आप भी कोई फॉर्म भरते हो, आप कोई फॉर्म भरते तो फीस भरती है, तो इनकी भी फीस होती है। और यदि 1/6 से कम वोट आई तो जमानत, सामने में किस्सा सुनोगे, फलाने को जमानत जब्त है, सरपंच को चुनाव लड़ हो जाए कि मने कर रहे मत लड़े, देखो साहब जमानत जब्त, कोई जमानत जब्त है,
तो 15,000 रुपये भरी जाती है, लेकिन अगले चुनाव आ रहे हैं तो 50,000 होने वाले। अभी तो आप केवल क्या रखें, आरबीआई बैंक में 15 जमा की। अब प्रचार के लिए कितना दिन दिया जाता है, मात्र 6 दिन। और फॉर्म किसके सामने भरता है, राज्यसभा के राज्यसभा के जो सचिव होता है, अर्थात उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अधिकारी कौन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अधिकारी का मतलब है ये किसके सामने अपना फॉर्म भरता है, राज्यसभा के महासचिव है। आईएएस अधिकारी होता है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है रखना। देश दीपक वर्मा अब बढ़ते हैं राज्यसभा, देश दीपक वर्मा। दीपक वर्मा याद कर लो, वर्तमान में राज्यसभा का महासचिव देश दीपक वर्मा है। दीपक वर्मा है, हाल ही में उपसभापति का चुनाव हुआ और उसमें दिखाया गया था, आपने टीवी में देखा हो, राज्यसभा के चैनल देखा हो, उसमें आपको दीपक महासचिव सभापति पर्चा बनने गया था जी, पर्चा बनने गए तो ये हो गई आपकी आवश्यक शर्तें। तो आप इस बिल्कुल ऐसे उतार लें, ठीक है। तो मैं आपको एक एक फैक्ट समझा रहा हूं, जबकि राष्ट्रपति चाहे मात्र 1 घंटे में करा देता हूं, लेकिन आप जैसे मेरे मित्र, मेरे जैसे सहपाठी, मेरे परम मित्र मिले तो मैं चाहता हूं आपकी जो है वो आपको यहाँ पूरी हो जाए। आप जो गलतियाँ करते हो, किताबों में जो गलतियाँ लिखे हैं उससे आप सुधारें। हमारे सामने जब क्वेश्चन आ जाए पेपर में, वो हमारा मकसद है कि आपको जितने कभी उपराष्ट्रपति में कोई दिक्कत नहीं है, ये गारंटी मेरी है। बोलो आपकी 2-3 दिन हो गए, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। कभी जिंदगी में आपको दोबारा पॉलिटिकल की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल नोट्स पढ़ते जाओ और करंट पे ध्यान दे। पॉलिटिकल की कोई करंट चेंज होती है उसको बस ऐड करते जाओ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 11वां संविधान संशोधन कोई आपको बता। मंजू जी, मनोज जी, राहुल शर्मा जी, आ गया समझ में, कोई दिक्कत। 66 में आपके 4 टॉपिक आ गए, निर्वाचन की प्रक्रिया आ गई, निर्वाचन की विधि आ गई, योग्यताएं आ गई, योग्यताएं ध्यान रखना, और नंबर 4 क्या आ गई, सर क्या जी, और आपको ये याद हो गया। अब बात करते हैं 67-68। मैं आपको नहीं मैं आपको नहीं भगाऊंगा, बस आपको एक, इससे क्या आपके बेबी फैक्ट याद हो जाएंगे। वहां गलती बच्चे कर जाते हैं और लिखाते कुछ हैं, वो भी आपको फैक्ट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, एक दिन की क्लास और आपकी आगे बढ़ाते हैं। तो कल मिलते हैं, आपका उपराष्ट्रपति, आपका यही समय दोपहर 3 बजे, 1 बजे हिस्ट्री की, आर्य सर की धमाकेदार क्लास फिर देखें, और 3 बजे पॉलिटिकल की क्लास देखें। मुझे आशा है आपको समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दें। नमस्कार।